नमस्कार दोस्तों। अ, जैसा आप लोग देख रहे हैं, आज हम राजस्थान में किसान एवं जनजातीय आंदोलन आंदोलन क्यों हुए, उनके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या कारण रहे जिसके कारण किसान और जनजातियाँ दोनों ने ही तत्कालीन रियासतों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अभी सामने जो आप देख रहे हैं, वो है मेवाड़ रीजन का मैप। और जो जो ब्लू उसमें शेड में दे रखा है वो पूरा मेवा रीजन का मैप है। अदरवाइज ये पूरा राजस्थान का मैप आपके सामने दिख रहा है। तो ये सारी अलग अलग रियासतें थी, जैसे जैसे मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, जैसलमेर रियासत, सिरोही रियासत, शेखावाटी रियासत, जयपुर की रियासत, इस तरीके से बहुत सारी रियासतें थी। और इन सब पर यहाँ के जो राजा हैं उन लोगों को जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ के जो राजा हैं उन लोगों को ना तो विदेशी शक्तियों से संबंध बनाने का अधिकार था, ना ही सेना रखने का अधिकार था। कोई बहुत ज्यादा अधिकार उनके थे ही नहीं, नहीं कोई, ना ही वो कोई आर्थिक स्थिति में कोई आमूलचूल परिवर्तन कर सकते थे। और जो उनकी सेना भी होती थी, अगर वो जो भी है सेना, क्योंकि राजा अंग्रेजों ने उनकी सेना बहुत कम कर दी थी, और जो भी सेना एग्जिस्ट कर भी रही थी तो वो सब बिना अंग्रेजों की परमिशन के कोई भी सैनिक कार्रवाई की नहीं की जा सकती थी। तो एक तरीके से जो यहाँ के जो सामंत थे, इन लोगों के हाथ बंधे हुए थे। तो इसलिए जो राजा और जो राजा महाराजा और जो किसान हैं, उनकी जो एक संबंध बहुत पहले टाइम से एग्जिस्ट कर रहे थे, उनके संबंधों में एक बहुत बदलाव आया जैसे ही ब्रिटिश शासन की संप्रभुता स्थापित हुई देशी रियासतों पर। सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो यहाँ के जो राजा होता था, वो भूमि का एक तरीके से सर्वोच्च स्वामी माना जाता था। और साथ ही साथ में उसको सहयोग देने के लिए उसने कुछ कुलीन वर्ग के लोगों को रखा हुआ था, जैसे सामंत, जिनको सामंत कहा जाता था। इन लोगों को ये एक तरीके से कोर्ट ऑफिशियल्स थे, और इन लोगों को अपने काम के बदले में राजा के द्वारा जागीरें दी जाती थी। और इन सामंतों का जो काम होता था वो ये होता था कि वो राजा के द्वारा कहे गए जो भी आदेश हैं उनकी वो पालना करें। इसी तरीके से भूमि को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक थी खालसा भूमि और दूसरी थी जागीरी भूमि। जो खालसा भूमि थी वो राजकीय भूमि थी, जिस पर राजा का अधिकार होता था, और जो भी टैक्स कलेक्शन होता था वो डायरेक्ट राजकोष में जाता था। दूसरी तरफ वो भूमि थी जो कि सामंतों के नियंत्रण में थी, और इसको जागीर कहा जाता था। यहाँ जो सामंत हैं, एक तरीके से इनकी ये जो जागीर होती थी, वो एक तरीके इनकी पूरी पर्सनल जमीन ही मान लो, एक बिल्कुल। और वो अपने इस क्षेत्र के सर्वोच्च सर्वे सर्वा होते थे। और ये जागीर में एग्जिस्ट, चाहे वो कार्यकारी कार्य हो, प्रशासनिक हो, पुलिस हो, न्यायिक हो, जितने भी कार्य होते थे वो सब कार्यों का उपभोग, सारी जो जितने भी अधिकार थे उनका उपभोग वो करता था। इसके बदले में सैन जो सामंत होता था, यानी कि जागीरदार होता था, उसको वर्ष में एक बार जाके अपनी सेना के साथ में अपनी सेना के साथ साथ में वो शासक के सामने उपस्थित होता था। और जिसे चाकरी कहा जाता था, चाकरी करता था वो, यानी कि अपनी सेना के सामने, शासक के सामने उपस्थित होता था अपनी और इसी तरीके से अपनी जो जागीर है उसको भी अलग अलग भागों में, वार्षिक आय को भी, जो वार्षिक आय थी उसको भी अलग अलग नामों से अलग अलग रियासतों में जाना जाता था। जैसे कि और साथ साथ में कुछ ऐसे लाख बाग भी दिए उगाए जाते थे जमींदारों के द्वारा, जो कि आम जनता को, किसानों को देने पड़ते थे। जैसे नया शासक जब बनता था, तो सामंत नया शासक जब की गद्दी नशी पर एक निश्चित निश्चित नजराना, या फिर नए सामंत की गद्दी नशी पर शासक को उत्तराधिकार शुल्क या तलवार बंधाई शुल्क, इस तरीके के शुल्क सामंत जो है वो शासक को अदा करता था। जिसके और साथ में ये जो सामंत है
वो किसानों से अलग-अलग तरीके से अलग-अलग तरीके से भूमि कर वसूल करता था, और इन अलग-अलग ठिकानों में ये जो पर्टिकुलर रियासतें हैं, उनके अंदर भी जो ठिकाने हैं, उनमें भी कोई डिसाइड नहीं था कि भूमि कर को किस तरीके से लिया जाए, कितना लिया जाए। इनके नाम भी सबके अलग-अलग थे। जैसे भूमि कर वसूल करने की भी अपनी 3 पद्धतियाँ थी। जैसे जिनमें से एक थी लाटा, कूटा और बिगोड़ी। जिन बिगोड़ी जो भूमि का अनाज के रूप में लिया जाता था, उसे उसे भोग कहा जाता था, जो कि अनाज के रूप में सामंत है, जागीरदार है, या जब किसानों से ले रहा है तो उसे भोग कहा जाता था। इसी तरीके से जो नकद रकम के रूप में इनमें टैक्स लिया जाता था, भूमि कर लिया जाता था, वो बिगोड़ी कहा जाता था, या उसे हासिल भी कहा जाता था। इसी तरीके से एक भूमि लगान को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, इसकी भी एक दो पद्धतियां थी, जिनमें से एक थी कूटा और लाटा। जो कूटा होती थी, उसमें लगान वसूल करने के लिए एक तरीका ये अपनाया जाता था कि जब फसल खड़ी होती थी, उसी समय उसका अनुमान लगा लिया जाता था कि भूमि कर कितना उगाया जाएगा। लेकिन और लाटा पद्धति जो होती थी लगान की, उसमें जब फसल कटने जैसी हो जाती थी, उस समय जो किसान है वो खुद ही इन्फॉर्म कर देता था ऑफिशियल्स को, और ये जो ऑफिशियल्स हैं वो आकर के उनके सामने ही फसल कटती थी, और वो जब सारी फसल वो एक जगह इकट्ठी होती थी, उस समय वो फसल को देख करके और उसको तोल करके डिसाइड करते थे कि कितना भूमि कर दिया जाना है। इसी तरीके से जो भी सामान तो जो होते थे, वो भी पहले अपने जो किसान होते थे उनके लिए थोड़े बेनेवलेंट थे, उदार थे। लेकिन जब कुछ ऐसे कारण विकसित हुए कि किसान और सामंत दोनों के रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब हो गए। एक तो ये था कि मैंने आपको पहले भी बात करी है कि लाख बाग वसूल की जाती थी वहां के किसानों से। और ये जो लाख बाग होती थी, वो भी दो तरीके की होती थी। एक तो कच्ची लागतें और पक्की लागतें। कच्ची लागतें तो वो होती जो वस्तु के रूप में किसानों से, लोगों से ली जाती थी, और पक्की लागतें वो होती थी जो कि मुद्रा के रूप में, रुपए के रूप में, रोकड़ के रूप में प्राप्त किए जाते थे। और कई बार ऐसा होता था, जैसे युद्ध हो गया है, किसी ने आक्रमण कर दिया है, तो बिल्डिंग्स नष्ट हो गई हैं, रोड्स खत्म हो गए हैं, तो उन उन बिल्डिंग्स का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, या फिर अकाल पड़ गया है, तो इस तरीके की जो अनप्रेसिडेंट सिचुएशंस होती थी, उनको डील करने के लिए कई बार जो जो सामंत है, शासक है, वो बेगारी भी वसूल करता था, वो बेगारी भी लेता था, ताकि ये जो डैमेज हुआ है उनको वापस से सही किया जा सके। और ये क्योंकि बहुत ही असामान्य परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों में ये होता था, इसलिए कोई भी इतना ज्यादा माइंड नहीं करता था, और वो लोग स्वेच्छा से ही बेगार कर देते थे। इसके साथ में ही अ, जैसे कि और भी लगान वसूल किए जाते थे, जैसे कि अम, कोई सामंत का शासक है, वो गद्दी पे बैठा है, तो उसको भी अलग अलग उसको भी अ, उससे भी एक लागतें वसूल की जाती थी। जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से भी एक अलग तरीके की वसूली की जाती थी। और जैसे जब जब अंग्रेजों ने इन लोगों की, इन जो शासक हैं, सामंत हैं, इन लोगों की वास्तविक शक्तियां खत्म कर दी, उसके बाद में ये अधिकतर भोग विलास में ही रहने लगे, और इनकी इनकी जो रहन सहन है, उनमें एक बहुत ज्यादा बदलाव आने लगा। इनकी जागीरें अब सुरक्षित तो हो ही गई थी, इसलिए इनको युद्ध का कोई खतरा था ही नहीं, युद्ध का खतरा नहीं था, इसलिए वो निश्चिंत हो गए थे। वो अपने भोग विलास के कार्यों में लगने लगे थे, और वो एक तरीके से वेस्टर्न लाइफ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। और जिसके कारण ये जो नई वेस्टर्न लाइफ फॉलो होने लगी सामंतों के द्वारा, उसका सारा बोझ किसानों पर आने लगा। जब किसान, उन्होंने नए महंगे महंगे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, हवेलियां बनवाना शुरू किया, वेस्टर्न स्टाइल के जो फर्नीचर्स हैं उनको उनको यूज करना शुरू किया। और
इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामंतों ने अपनी रैयतों से और भी ज्यादा नई नई तरीके की लागतें वसूल करना शुरू किया, और इन लागतों के माध्यम से जो उनके जो भोग विलासिता के लिए जो खर्चे थे उनको जुटाना शुरू कर दिया। इसी कारण जो राजा और सामंतों, जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई भारत में, उसके बाद में इनकी जब जागरें सुरक्षित हो गई, तो इन सामंतों की बढ़ती हुई विलासिता का जो बोझ है वो किसानों पे पड़ने लगा, और ये जो किसान है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार किसानों का शोषण करने लगे। एक दूसरा कारण जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि और जो संसाधन है जिन पे पहले लोगों की निर्भरता थी, वो अब खत्म हो रहे थे, और उनकी कोई निश्चितता नहीं थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो पहले उद्योग धंधों में जुड़े हुए थे, वो सब अब कृषि की तरफ झुकने लगे, क्योंकि अंग्रेजों के बाद में जो उद्योग धंधे हैं वो उतने ज्यादा लुभावने नहीं रहे, क्योंकि उनमें प्रॉफिट उतना नहीं रहा। इसलिए जो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो एक तरीके से कृषि भूमि की तरफ आने लगी, कृषक बनने लगी, और जिसके कारण कृषि पर बोझ बढ़ गया, और और ये जो लोग हैं कम कीमतों पर भी, कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार होने लगे। तो जो किसान है, जो अभी तक एक अपनी निश्चित वेजेस पर काम ही करता था, अपने निश्चित उस पे काम करता था, उसको अब उसके रिप्लेसमेंट अब सामंतों को मिल रहे थे, इसलिए सामंत इच्छा होती थी वैसे इनको रिप्लेस करके दूसरे लोगों को कम दामों पर नियुक्त कर लिया करते थे। और इसके कारण जो किसान है उनमें एक अनिश्चितता की स्थिति हो गई, क्योंकि उन्हें अब कम कम दामों पर काम करने का बोझ उनके ऊपर पड़ गया, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो दूसरे जो लोग हैं जो कम कीमतों पर काम करने के लिए रेडी हैं, वो आ जाएंगे। क्योंकि जागीरों में अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ था, और जो सरकारी भूमि वहां पे बंदोबस्त हो चुका था, तो बंदोबस्त में तो एक निश्चित कर कर जो है वो निश्चित कर दिया गया था, लेकिन जागीरों में अभी तक कर निश्चित नहीं किया गया था। इसलिए जागीरों के जो किसान हैं इनको और ज्यादा शोषण वसूल करना पड़ रहा था। इन सामंतों ने अपनी इच्छा से नए लागतें लगाई, कि ऐसा कहा जाता है उदाहरण पे कि जयपुर के जो शेखावाटी ठाकुर थे, उन्होंने जब मोटर कार खरीदी तो उसका भी खर्चा उन्होंने मोटर लाग नाम से वसूल किया जनता से। इसी तरीके से जब बिजोलिया आंदोलन की जब बात हुई 1922 में, बिजोलिया किसान पंचायत है, उन्होंने अपनी एक लाख बाग की पूरी सूची राजस्थान राजपुताना के एजीजी को दी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग 74 प्रकार के अलग अलग तरीके के लाग बाग दे रहे हैं। इसी तरीके से बेगू में जो किसान आंदोलन हुआ, उनमें भी भू राजस्व के अतिरिक्त 59 तरीके के लाग बाग दिए जा रहे थे। इसलिए एक राजस्थान के सभी राज्यों में अलग अलग जागीरों में अलग अलग तरीके के लाग बाग जनता के द्वारा वसूल किए जा रहे थे, और इनमें इनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, क्योंकि उनकी लगभग सारी जो सारा जो अर्निंग्स है वो लाग बागों में चली जाती थी। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि सामंत जो जागीरों में सामंतों को एकदम सर्वोच्च अधिकार मिला हुआ था इसके कारण यहाँ पे इन्होंने एक निरंकुश शासन स्थापित कर रखा था। ये जो सामंत है किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, मार पिटाई करना, ये सब काम वो लोग करते थे। सामंत है, इनके पास में फौजदारी न्यायिक जितने भी अधिकार हैं वो सब इनके पास से इनको वो एंजॉय करते थे। और जब भी उनको ऐसा लगता था कि कोई किसान उनकी बात नहीं मान रहा है, तो वो किसानों की पिटाई, उनकी महिलाओं के साथ में महिलाओं का अपमान, इस तरीके के कार्य वो किया करते थे। उनको शारीरिक दंड दिया जाता था, उनकी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, और ये सब जो कार्य किए जाते थे वो मनचाहा लगान वसूल करने के लिए किए जाते थे। ये इन लगानों को वसूल करने, इन वसूलों को चुकाने के बाद में, इतना अपमान सहने के बाद में किसानों के पास में वर्ष भर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। और दूसरी एक बात थी यहाँ पे, कानून के नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि जो सामंत को सही लग रहा है वो ही कानून
होता था। इसी तरीके से वस्तुओं कृषि उत्पादित जो वस्तुएँ हैं, उनका भी दाम है वो उनके भी वस्तुओं के दाम घटने-बढ़ने से किसान किसान को नुकसान होता था। क्योंकि जब वस्तुओं के दाम गिरते थे, तो भी उसको बहुत नुकसान होता था, क्योंकि वो उसको सस्ते और भी कम दामों पे अपनी चीज़ें बेचनी पड़ जब वस्तु बढ़ जाती तो भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि बढ़े हुए दाम का भी लाभ सामंत उठा लेता था। इसलिए उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। और ये जो किसान हैं, जागीर के किसान हैं, वो अपनी स्थिति को जब खालसा क्षेत्र में रहने वाले किसानों के साथ में कंपेयर करते थे, तो वो ये पाते थे कि हमारी जो स्थिति है, वो खालसा किसानों से भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि कम से कम वहाँ पर वैसा शोषण नहीं हो रहा जैसा कि जागीर में हो रहा है, क्योंकि जागीर के अंदर ना तो टैक्स निश्चित है, जैसे कि खालसा में है, ना तो टैक्स निश्चित है, ना ही जो लाग बाग कितने प्रकार के हों ये कोई निश्चित है। और इसलिए ये अब मानते थे कि जो खालसा में रहने वाले जो लोग हैं वो कम ज़्यादा भाग्यशाली हैं, और वो भी ये चाहते थे कि जागीर में भी बंदोबस्त हो जाए, ताकि यहाँ पे कम से कम ये तो डिसाइड हो जाए कि टैक्स कितना लिया जाना है। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ था। और जो ब्रिटिश सरकार है वो भी बहुत ही विशेष परिस्थितियों में इंटरफेरेंस करते थे, अदरवाइज और इंटरफेरेंस करते ही नहीं थे जब तक उनके फाइनेंशियल हित हैं, जो उनके आर्थिक हित हैं, उनको नुकसान नहीं होता था। टिल द टाइम ना तो ब्रिटिशर्स और ना ही जो शासक हैं वो अपने सामंतों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करते थे, जिसके कारण किसान जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। तो किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, और ये जो खराब स्थिति है इसके कारण ही हम देखते हैं आगे चल कर के कि मेवाड़ में और जयपुर में, सिरोही, इन सब जो क्षेत्र हैं इनमें आंदोलन प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो आंदोलन है बाद में राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है उसका भी एक अ, महत्वपूर्ण भाग बनते हैं। आज के लिए इतना ही।